हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। क्लास 12th की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैं लेके चल रहा हूँ। ये मेरा टारगेट है और मेरा ये उद्देश्य है कि एनसीईआरटी की किताबें कहीं किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिल रही हैं। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास है कि मैं 11th और 12th की एनसीईआरटी दोनों की दोनों एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट कराऊं। चाहे 11th का बच्चा किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा हो या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहा हो या कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, तो ये किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर एनसीईआरटी की, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो गागर में, समझ रहे हैं कि सागर भरने का काम करती है। और इस किताब को आपको पढ़ने के साथ साथ आप उसको महसूस करिए, और जितना आप इस किताब को महसूस करेंगे उतना ही ज़्यादा ये आपको उतना ही गहराई में लेके जाएगी, उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे एक लाइन से ढेर सारे मतलब निकलते हैं और ढेर सारे शब्दों को डिफाइन भी किया जाता है, समझ रहे? तो उन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे और बारीकियों को बताते हुए आगे की तरफ पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे 11th की एनसीईआरटी हो या 12th की एनसीईआरटी हो, दोनों एनसीईआरटी मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। 11th की एनसीईआरटी मैं 5 बजे लेके आ रहा हूँ और 12th की एनसीईआरटी शाम को 6 बजे। ठीक है ना? तो यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी की चर्चा होगी। बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप ग्रेजुएशन कहीं कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन बेहतरीन तैयारी के साथ जाइए। नीट की किताब एक ऐसी बुक है जिसको हम जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको उतना ही अंदर लेके जाएगा, उतनी गहराई में लेके जाएगा। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आप देखेंगे कि जब आप जो है इस चैप्टर पर चलते हैं, यूनिट 6 और रिप्रोडक्शन में आप चलते हैं, तो एक हमारे पास बुक जो एनसीईआरटी की है, इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। बाकी क्लास तो आज से मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, क्लास एनसीईआरटी 12th की। यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, तो ये चीज़ आपको देखने से समझ में आ जाएगी कि कितना बेहतरीन तरीके से लिखा गया है और कितनी चीज़ों की आपके लिए ज़रूरत है। उन सभी चीज़ें इस आपकी बुक में हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस बुक के अलावा कोई भी किताब मत पढ़िए, बस इसी किताब को आपको कई बार पढ़ना है। मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपको चेहरा आपका चाहे जैसा हो, आप काले हों, गोरे हों, आपके चेहरे पे ढेर सारे दाना निकले, लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करता कि आप कितने सुंदर हैं। जैसे एनसीईआरटी एक पतली सी बुक है और ठीक आप भी एक बच्चे हैं और आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है और आप कितने लायक हैं। सबसे ख़ास बात यही होती है कि आप कितने सुंदर हैं, ये डिपेंड नहीं करता है। आपका व्यक्तित्व, आप अपने व्यक्तित्व को कितना अच्छे से निखार रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है कि आप के अंदर क्या काबिलियत है, आपके अंदर कौन सी ऐसी काबिलियत है जिससे लोग आपको जानें और आपको समझें। समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपका ये सेशन पूरी जिम्मेदारी से मैं कंप्लीट कराऊंगा। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, मेरा जो 10 वर्षों का अनुभव है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। मुझे इस बात का ज़रूर पता है कि मैं यूट्यूब चैनल पर लेट हूँ, लेकिन सबसे आगे निकल कर जाऊँगा, ये मेरा खुद का भरोसा है। ठीक है? तो इस बात को बच्चों, यहाँ पे जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
बेल आइकन को दबा दें और लाइक ज़रूर करिएगा। उस लाइक से हमको ये पता चलेगा कि आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं, और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे, जितना हमको आप अपने साथ लेके चलेंगे, उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ मैं आपके सामने आऊँगा और डेली आपकी ये क्लास मिलेगी, डेली टू डेली। हाँ, चैप्टर बड़े हैं, बड़ी क्लास नहीं होगी, ये नहीं मेरा टारगेट है कि एक ही दिन में मैंने पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म कर दिया, नहीं। बाकी यूट्यूब चैनल पे होता है 1 घंटे में 3 से 4 घंटे कर लेंगे और उस 4 घंटे में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे दरअसल आपके लिए काम नहीं किया जा रहा, आपके लिए काम तब होता है जब आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और उन छोटी छोटी बातों के साथ आप आगे की तरफ बढ़ें और छोटा छोटा सेक्शन तैयार करिए। कभी आपने देखा है कि आपके विद्यालय में, आपके क्लास में, या आपके जो आपने बचपन से सीखा है, कभी आपने ये देखा नहीं होगा कि हमको जो है बड़े आसानी से एक ही दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाए, नहीं। हाँ, टेक्निक थोड़ी सी चेंज हुई है, ऑनलाइन की टेक्निक चेंज हुई है। मेरा 10 सालों का जो ऑफलाइन का अनुभव है वो आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटेंट में आपको खुद पता चलेगा, ठीक है। तो सब कुछ एक माला की तरह देंगे और उसको सिर्फ आपको पहनना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने व्यक्तित्व को निखारिए और मेरा इतना ज़्यादा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी 4 क्लासेस होंगी। एक होंगी 5 बजे से 11th की NCERT, जो 11th के बच्चे NCERT ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं वो जाके देखें, और 12th के बच्चे जिन्होंने अभी शुरुआती किया है जुलाई सेशन से वो अपना चालू कर सकते हैं, ठीक है। डेली क्लासेस मिलेंगी, ये नहीं कि आज पढ़ा है कल गायब, परसों पढ़ा है परसों गायब, नहीं, ऐसा सब नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा आपको डेली मिलता रहेगा इसी चैनल पर, ठीक है। और 6 बजे NCERT क्लास 12th की होगी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो खासकर CBSE बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है ये। इसके बाद 7 बजे से हमारी लाइव क्लास चलती है, मतलब कि ऐसे समझिए कि वहाँ पे एक पुरानी जो NCERT है, जो बच्चे नीट को टारगेट कर रहे हैं और 11th और 12th की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि वो एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे सब कुछ हम समराइज़ लेके चल रहे हैं, तो ज़रूर उसको भी वॉच करिए। और 8 बजे आपके NCERT से हुए कुछ ऐसे शब्दों का चयन करके हम 200 से 250 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, मैं लेके आ रहा हूँ। बहुत मेहनत हो रहा है और उस मेहनत का प्रतिफल तब होगा जब आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपके बोर्ड में आपका रिजल्ट होगा, आपके 12th में आपका रिजल्ट होगा, आपके सब्जेक्ट अच्छा नॉलेज होगा और आपके विषय में पकड़ होगी, और विषय में जब पकड़ होगी तो वही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा का पूरा सिलेबस यहीं खड़े होकर पढ़ाऊँगा और इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एकदम तैयार हो जाइए, और यहाँ से हम बहुत ही जो कॉन्सेप्ट लेके चलने वाले हैं, खासकर क्लास 12th की, तो आइए छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मेरी क्लासेस 30 मिनट की होंगी और 30 मिनट को ही आप डेली पढ़ना है, ठीक है। और डेली वीडियो मिलेगा, किसी कारण से कभी नहीं मिलता है तो ये मत सोचिए कि नहीं मिलेगा, नहीं, डेली मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले यूनिट 6 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 6 है क्या? यूनिट 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, क्लास 12th का जो पहला यूनिट है यूनिट 6 है, जबकि क्लास 11th में यूनिट 1 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो 5 यूनिट में आपकी 11th की NCERT कंप्लीट होती है और यहाँ पे 6 वाली जो NCERT है ये आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, खासकर 12th की, ठीक है। तो पहला ही शब्द है आपके क्लास का, जो पहला शब्द है रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा, रिप्रोडक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा मैं आपको
इस पे ले चलता हूँ। यहाँ पे ले चलेंगे तो आपको और सरल समझ में आएगा। यहाँ पे आप देखिएगा रिप्रोडक्शन, ध्यान देखिए पहला ही शब्द, और इस शब्द को आप जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है। ठीक है, हम बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जितने इसको तोड़ेंगे उतने ज़्यादा ये सरल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है आपका री है और दूसरा शब्द क्या है, प्रोडक्शन है। ध्यान रखिएगा क्या है, प्रोडक्शन है। और इस प्रोडक्शन की बात करें, री का मतलब क्या होता है, पहले या पुनः, और प्रोडक्शन वैसे ही होगा जैसे कि पहले हो चुका है, इसी को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। थोड़ा और इसको डिफाइन करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन उसी का होगा जो पहले हो चुका है। मान लीजिए ऐसे समझिए, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि गधे का बच्चा कुत्ता पैदा हो, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। गधे से गधा ही पैदा होगा, ठीक है, और डॉग से डॉग ही पैदा होगा, एलिफेंट से एलिफेंट ही पैदा होगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन की ही तरह होगा। मतलब चाहे उसके एक्सटर्नल की बात करें या उनके इंटरनल कैरेक्टर की बात करें, सभी की अगर हम बात करें, सभी के कैरेक्टर को अगर देखें तो सब कुछ उनके पूर्वज के हिसाब से हो, जैसे उनके पिता हैं, जैसे उनके माता पिता हैं, या जैसे उनके दादा दादी हैं, उसी तरीके से वो बच्चा भी अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन दो तरीके का, बल्कि आप ये कहेंगे कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है वेजिटेटिव, क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है एसेक्सुअल होता है, क्या होता है, एसेक्सुअल। और तीसरा सेक्सुअल होता है, क्या होता है, तीसरा सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल। यहाँ पे ए होगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों टाइप के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों के तीनों रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी ही जैसे संतान को, अपनी ही जैसी प्रजाति को। ठीक है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन तो क्लियर करेंगे ही, लेकिन इस शब्द को आप समझ लेंगे तो आपके जहन में बन जाएगा कि एनसीईआरटी हमको कैसे पढ़नी है, कैसे समझनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव, ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव सबसे पहले जो टॉपिक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक है क्या, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, जहाँ पे ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलता है, प्लांट में। प्लांट रिप्रोडक्शन ज़्यादातर वेजिटेशन के द्वारा ही करता है। जबकि एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल की बात करें, एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल में क्या आपको देखने को मिलता है, ये कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है। कैसा होता है, यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है, जबकि सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल में अगर हम यहाँ पे आपको बता दें कि सेक्सुअल कैसा होता है, बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल होता है। बाई पेरेंटल में क्या होते हैं, एक मेल होता है और दूसरा फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल। यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट करता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है ना, सेक्सुअल में क्या होता है, बाई पेरेंटल, जहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, और उन गैमीट का क्या होता है, फ्यूज़न को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का काम करता है। इसके बाद यूनिपेरेंटल की अगर हम बात करें तो यूनिपेरेंटल का मतलब क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, जिसमें एक पेरेंट शामिल हो, मतलब यूनिपेरेंटल, एक स्पीसीज हो, एक कैरेक्टर दिखाई दे, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिपेरेंटल कहते हैं।
ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव में एक बॉडी होती है और उसी बॉडी का डिवीज़न हो जाता है, यही डिवाइड हुआ और एक नए बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, एक नई बॉडी, यहाँ से दो बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये वेजिटेटिव, कहने का मतलब ये है इन दोनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या प्रक्रिया होती, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया ज़्यादा तरीके से देखने को मिलेगा प्लांट में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिलेगा, लोअर प्लांट या लोअर एनिमल दोनों में ये आपको देखने को मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, चाहे प्लांट हो या एनिमल। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ज़्यादातर किस में देखने को मिलेगा, बाई पेरेंटल वाले कैरेक्टर। ह्यूमन में क्या होता है, बाई पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो आप यहाँ जब देखेंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि ये क्लोन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्लोन बना लेते हैं, ये क्लोन बनाते हैं और यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन नहीं। क्यों, क्योंकि इन्हीं एक ही पेरेंटल है। आप ऐसे समझिए किसी चीज़ का फ़ोटो स्टेट कराते हैं तो वही चीज़ आपको प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब आप रिप्रोडक्शन करते हैं तो बाई पेरेंटल होता है, मेल अलग और फीमेल अलग। आपने ये देखा होगा कि मेल अलग परिवार से होता है। हम लोग अगर थोड़ा सा अपने घर की तरफ चलें तो माता पिताजी क्या होते हैं, मामा जो मदर होती है वो कहाँ से आती है, मामा के यहाँ से आती हैं, और जो पिता होते हैं अपने घर के होते हैं, मतलब दादाजी के लड़के होते हैं। तो ऐसे जो बाई पेरेंटल कैरेक्टर होते हैं और इसी बाई पेरेंटल की वजह से यहाँ पे क्लोन नहीं बनता। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखेगा। क्या दिखेगा, वेरिएशन दिखेगा। और यहाँ पे आपको वेरिएशन नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये यूनि पेरेंटल है और ये बाई पेरेंटल है। यहाँ पे मियोसिस की प्रक्रिया होगी और यहाँ पे माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। क्यों, मियोसिस इसलिए क्योंकि यहाँ पे मेल गैमीट है और यहाँ पे क्या है, फीमेल गैमीट है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में मियोसिस होगा जिससे उनकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, यही दोनों मिल के क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और फ्यूज़न करते रहते हैं, ठीक है ना। और इसी वजह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करके ग्रोथ उनका हो जाता है। ये सबसे मोटा मैंने बताया। जब हम चैप्टर की तरफ चलेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल तो वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। आज केवल इतना ही समझ लीजिए। तो कैसा लग रहा है क्लास ज़रूर बताइए, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उससे मैं कई गुना ज़्यादा फ्री में कॉन्सेप्ट सब कुछ आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो कैसा लग रहा है क्लास, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। जो मेन कैरेक्टर थे वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब फीमेल रिप्रोडक्शन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन जब हम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम सब कुछ आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक एक चीज़ देखेंगे। यहाँ पे उम्मीद करते हैं यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट का जान होता है, क्या होता है, फ्लावर होता है। आप ऐसे समझिए कि अगर किसी प्लांट में फ्लावर ना हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले ही प्लांट होते हैं क्या, फ्लावरिंग प्लांट। और उन्हीं का हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, क्योंकि फ्लावर हमारे लिए ढेर सारी चीज़ें लेके आता है। फ्लावर्स के बाद ही फ्रूट का फॉर्मेशन, और फ्रूट के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके बाद दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन कैसा होता है। ह्यूमन का मतलब क्या हो गया, मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन से ही संबंधित चैप्टर तीसरा है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, मतलब
जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, उनको किस तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे इस तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर बड़े हैं लेकिन परेशान नहीं हो, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे, बहुत ज़्यादा एक ही दिन में कंप्लीट नहीं करने का मेरा टारगेट है, क्योंकि एक दिन के पढ़ाने से आपको कुछ आने वाला नहीं है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। एनसीईआरटी की पहली लाइन यहीं से चालू करते हैं, यहाँ से हम लोग चैप्टर पर चलेंगे। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, चलिए पहली लाइन क्या कहती है कि बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब भी इस क्लास को आप पढ़ना है तो आपके पास एनसीईआरटी ज़रूर होनी चाहिए, और एनसीईआरटी होगी तभी सब कुछ आपके समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपका टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप डेमो ले लिए हो, ट्रायल ले लिए हो, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे। बायोलॉजी थोड़ा सा क्या कहती है, बायोलॉजी इन द इंसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। थोड़ा सा समझिएगा कि बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायो और लॉजी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है ना, बायो का मतलब क्या होता है, जीवन होता है, और जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है, जिसमें हम प्लांट के जीवन का अध्ययन करते हैं और एनिमल के जीवन का अध्ययन करते हैं। तो दोनों अध्ययन को आपको लेके चलना है। ठीक है, तो बायोलॉजी इन द इंसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। आप एक चीज़ ज़रूर जानते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि जीवन का इतिहास है, तो जीवन का इतिहास है तो क्यों है, क्योंकि बायोलॉजी है। क्योंकि बिना बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट ही नहीं हो सकती है, या अगर ये न कंप्लीट होती तो शायद हम कभी इस पृथ्वी पर न तो मैं पढ़ा रहा होता, न तो आप पढ़ रहे होते, न तो जग संसार में कोई प्रजाति होती, सब कुछ नष्ट हो जाता, सब कुछ समाप्त हो जाता, तो कुछ न बचता इस धरती पर, इस पृथ्वी पर। तो इस बात को थोड़ा सा गहराई, जितना गहरे में जाएंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा ये टारगेट नहीं कि हम फटाफट पढ़ा के ख़त्म कर दें, नहीं, एकदम स्थिर होकर पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे, और सब कुछ समझते हुए और जानते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, आप एक चीज़ जानते हैं कि जो आया है वो जाएगा। विल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म डाई, जो आया है वो निश्चित है जाना है, वो प्रकृति का नियम है। ठीक है, हमारे न जाने कितने पूर्वज आए और इस पृथ्वी पर जाग गए, जिए और अपना जीवन यापन किए और फिर चले गए। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्यों चल रही है, कहीं न कहीं बायोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है। और बायोलॉजी ये कहती है कि यदि कोई भी स्पीसीज, इस वजह से है क्योंकि स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर अनलेस थ्रेटेंड नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। ध्यान रखिएगा, ये इस वजह से है, यदि कोई प्राकृतिक या मानव के द्वारा, जैसे कहीं बम फोड़ दिया जाए, कोई ब्लास्ट कर दिया जाए, या कहीं पे आप ये समझिए कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, समझ रहे हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, आपने जानते होंगे। तो यदि इस तरीके की अगर घटनाएं हो जाए तब तो मान लीजिए कि खतरा ह्यूमन के लिए, लेकिन बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं, कोई नहीं, सबका जीवन लंबे समय से चल रहा है और चलता भी रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब आप समझिएगा कि मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ ईयर से हम लोग इस पर जीवित हैं। यदि कोई भी प्राकृतिक या मानव के द्वारा उद्भवित कोई विलुप्ति का कारण न हो। ठीक है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, रिप्रोडक्शन बिकम ए वाइटल प्रोसेस। यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कैसी है, एक वाइटल प्रोसेस है। कैसी प्रक्रिया है, वाइटल प्रोसेस है, विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। बिना रिप्रोडक्शन की कोई भी प्रजाति अगर
है तो वो क्यों है? रिप्रोडक्शन की वजह से है, क्योंकि कोई अपना रह ही नहीं पाएगी, क्योंकि सबका रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ साथ सबकी लाइफ भी डिसाइडेड है। जबकि ह्यूमन की बात करें तो 70 है, पैरट की बात करें तो 150 साल है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस चैप्टर में आपको ये दिखाया गया था जो अब हटा दिया गया है, ठीक है। पैरट की बात करें तो सबका वहाँ पे लाइफ दिया था और लाइफ के बाद अंत हो जाता, इस वजह से रिप्रोडक्शन को लाया गया ताकि कोई भी प्रजाति एक लंबे समय तक जीवित रह सके। Each individual live प्रोजेनी बाय द एज सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। कोई भी प्रजाति अगर है तो वो कहीं ना कहीं एज सेक्सुअल या सेक्सुअल, जैसी जो प्रजाति वैसे वो क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ जानते हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, या ये कह दीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या संभव, थोड़ा समझिएगा, जिसके द्वारा नई प्रजाति, नई कैरेक्टर आती है। आप जानते हैं किसी भी प्रजाति का अपडेट वर्जन तब होता है जब उसका समय के साथ साथ अपडेट हो जाए। जैसे कि आज के बच्चे हैं, हम लोगों को मोबाइल के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, ठीक है। हम लोग जब खेला करते थे, कभी क्रिकेट खेल लेते या कभी जो बॉल से खेल लेते थे या पेड़ पे चढ़ लेते या आपस में कुछ हो जाता, चोर पुलिस वाला खेलना, ठीक है। लेकिन आज के जो बच्चे हैं सब के सब मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल का जो अपडेट वर्जन है वो उनके कैरेक्टर में भी दिख रहा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बेहतर हैं पिछली पीढ़ी की है। आगे की उनकी जो पीढ़ी आगे आएगी वो उनसे बेहतर होगी। तो इसी प्रकार से चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, चाहे कोई फील्ड हो। आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी काम को जब हम करते हैं तो पहले शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी प्रक्रिया चालू करते हैं, ठीक है। दूसरी बार करते हैं तो पहले से थोड़ा बेहतर, फिर तीसरी बार करते हैं तो दोनों पहले और दूसरे से बेहतर होता है। तो धीरे धीरे क्या होती है, चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इन enhanced the unit explain the detail of reproductive process। सभी की सभी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? रिप्रोडक्शंस पे। Process in the flowering plant and human easy to relate representative example। आप प्लांट की बात कर लीजिए, चाहे फ्लावरिंग प्लांट की बात कर लीजिए या ह्यूमन की बात कर लीजिए, दोनों की अगर हम बात करेंगे तो हमको ये ज़रूर समझ में आता है कि इन दोनों के एग्जाम्पल के साथ यदि हम जोड़ेंगे तो बहुत सरल आ जाता है, ठीक है। कमेंट ज़रूर करिए समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट ज़रूर करना है आपको, हमारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ए रिलेटेड परस्पेक्टिव ऑन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड how reproduce ill health can be avoided is also presented to a complete our understanding of biology reproduction। जीव विज्ञान को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ए रिलेटेड परस्पेक्टिव ऑन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना होगा और हाउ टू रिप्रोड्यूस इल, ठीक है, बीमारियां कौन कौन सी होती हैं उनको अवॉइड करना। और इसी तरीके से हम बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चा समझ में आ रहे नहीं, ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा, जिम्मेदारी से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये आज का मैंने सेशन स्टार्ट कर दिया है। कोई बच्चा यदि नया हो तो उनको ज़रूर समझ चाहिए कि बायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है, खासकर 11th और 12th की। सबसे पहले जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में समझेंगे तो एक साइंटिस्ट थे पंचानन माहेश्वरी। पंचानन माहेश्वरी एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1904 से 1966 के बीच में इनका जीवन काल रहा और बहुत बड़ा रोल रहा खासकर पंचानन माहेश्वरी का, क्योंकि इन्होंने मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर भी काम किया था, ठीक है। और ये इलाहाबाद में ही आके पढ़े थे और इनका पूरा जीवन यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। तो और फिर दिल्ली भी गए, दिल्ली इन्होंने एनसीईआरटी के बारे में सोचा, एनसीईआरटी के बारे में भी लिखा है, ठीक है। तो आइए एक एक लाइन को समझते हैं और
इसका भी मतलब एनसीईआरटी में हमको कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़िए तो फिर जिम्मेदारी से पढ़िए और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो बॉर्न इन ए नवंबर 1904 इन जयपुर, इनका जो जन्म हुआ था राजस्थान के जयपुर में हुआ था, कब? 1904 में, और नवंबर के महीने में। इनका नाम क्या था? पंचानन महेश्वरी। क्या नाम था? पंचानन महेश्वरी। रोज टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट इंटायर वर्ल्ड। ये ऐसे एक साइंटिस्ट थे जिनको बॉटनी के फील्ड में पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इनको ख्याति मिली थी। ही मूव टू इलाहाबाद, मतलब इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए कहाँ आए? इलाहाबाद आए थे। और हायर एजुकेशन वेयर ऑब्टेन हिज डीएससी, पहले डीएससी होता था, अब बीएससी हो गया, पहले डीएससी होता था, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द कॉलेज, जब इनका कॉलेज का समय था तो उस समय इन्होंने क्या किया था? ही वाज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू ददजियान। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर डब्ल्यू ददजियान के द्वारा ये इंस्पायर्ड हुए। और इंस्पायर्ड का मतलब ये इनके गुरु थे, और इनका गुरु ने क्या कहा थोड़ा सा भी हम चर्चा करेंगे। एन अमेरिकन मिशनरी टीचर, ये कैसे टीचर थे? अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। तो इनसे बड़े प्रभावित हुए और इनके गुरु ने ये कहा यदि कोई बच्चा हमसे बाहर निकल जाएगा तो मुझे बहुत खुशी मिली। तो इन्होंने इस बात का अनुसरण किया, ये जो है इन्होंने अनुसरण किया और उसको समझा, और फिर उन्होंने एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अपना चालू कर दिया, प्रयोग करने लगे और अपने गुरु को ये बता दिए कि हाँ मैं हूँ और मेरा क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। टू डेवलप इंटरेस्ट इन बॉटनी स्पेशली मॉर्फोलॉजी, इन्होंने थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेना चालू किया और मॉर्फोलॉजी पे इन्होंने काम किया। His teacher once expressed that his student progress ahead of him, ये अपने गुरु से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और उनकी प्रेरणा लेकर इन्होंने अपना काम चालू किया। इट विल गिव हिम ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। दिस वर्ड इनकरेज पंचानन टू इंक्वायर दैट ही डूड नॉट फॉर हिज टीचर इन रिटर्न, अपने गुरु के उनके गुरु ने जो इनको सिखाया उसके रिस्पांस में इन्होंने अपना काम किया। ही वर्क, और इन्होंने क्या काम किया थोड़ा सा देखिएगा। ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल आस्पेक्ट, इन्होंने किस पे काम किया था? एम्ब्रियोलॉजिकल आस्पेक्ट्स पर काम किया और पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बारे में आप जानते हैं कि टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर का क्या रोल था, इन्होंने इसको डिफाइंड किया। ही इस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट, इन्होंने क्या किया था? डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी को इस्टेब्लिश्ड किया। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि बॉटनी आप पढ़ रहे हैं लेकिन कौन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का इस्टेब्लिशमेंट किया? तो आपको पंचानन महेश्वरी को नहीं भूलना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज इम्पोर्टेंट सेंटर रिसर्च एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर, इन्होंने क्या किया कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी में एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर का, ध्यान रखिएगा, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर का इन्होंने रिसर्च सेंटर स्थापित किया। ही आल्सो एम्फेसिस द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो के बारे में इन्होंने बताया। दीज डे द टिश्यू कल्चर बिकम लैंडमार्क इन ए साइंस, विज्ञान में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब, इन्होंने आज जो हम लोग टेस्ट ट्यूब पढ़ते हैं, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में ये पहले ही बता चुके थे। फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पोलिनेशन ऑन वर्ल्ड वाइड एक्लेम, ठीक है ना। तो ये इन्होंने क्या किया था? टेस्ट ट्यूब में कल्चर और
इसमें कैसे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन की प्रक्रिया कैसे कंप्लीट होती है, इन सभी के बारे में इन्होंने बताया था। ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, इनको लंदन की रॉयल सोसाइटी से इनको फेलोशिप मिली। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। ही इनकरेज द जनरल एजुकेशन, ध्यान रखिएगा, इन्होंने जनरल एजुकेशन को क्या किया था, इनकरेज किया। एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय लीडरशिप इन द ब्रिंगिंग आउट वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए इन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी की जो बुक स्थापित की थी वो कौन थे, पंचानन माहेश्वरी थी, जो हम लोग एनसीईआरटी की किताब आज पढ़ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट बच्चा लेते चलिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ ताकि आपको सब कुछ मिलता रहे, ठीक है, कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, सब कुछ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। लीडरशिप इन ब्रिंगिंग आउट वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक, ये आपको याद रखना है कि सबसे फर्स्ट बुक कौन सी है आप बायोलॉजी की, तो हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश्ड इन बाय एनसीईआरटी इन 1964 में इन्होंने सबसे पहले इसको क्या किया था, पब्लिश किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको क्या याद रखना है, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं बता दूँ, मोटा मोटा आपको ये जानना है पंचानन माहेश्वरी कौन थे, इन्होंने किस पर काम किया, किस पर काम किया था, एम्ब्रियोलॉजी और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन, और इन्होंने किस पे काम किया था, मॉर्फोलॉजी पर काम किया था, ठीक है ना। बाकी यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, बाकी एक बार पढ़ लीजिएगा, याद रहना चाहिए। इसके बाद आता है आपका चैप्टर फर्स्ट, इस पे चर्चा करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे आपको ये देखना है कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसको देख लिए, प्लांट दो होते हैं, एक होता है डाइकॉट होता है, एक होता है, थोड़ा इसका कलर चेंज कर दूँ, डार्क कर दें, ठीक है। एक होता है प्लांट, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है ना, ये समझ लें प्लांट कितने टाइप के, एक होता है डाइकॉट होता है और दूसरा क्या होता है, मोनोकॉट होता है। तो इन दोनों प्लांट के बारे में हमको सबसे पहले समझना है, डाइकॉट और मोनोकॉट। मोनो का मतलब सिंगल और डाई का मतलब दो। ऐसा सीड जिसमें दो पत्तियां निकलती हैं ऐसे को क्या कहते हैं, डाइकोटिलिडन। और मोनोकॉट ऐसे सीड जिसमें सिर्फ एक सिंगल लीफ निकलती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉटिलिडन। और डाइकोटिलिडन में ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो क्या करता है, फ्लावर को प्रोड्यूस करता है। क्यों, क्योंकि फ्लावर के ही बाद फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और फ्रूट के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फ्रूट ये लाइफ साइकिल का सबसे बड़ा जो जीवन का जो सबसे बड़ा रोल है किसका है, फ्लावर का। क्यों, क्योंकि फ्लावर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पढ़ते हैं। एंडोसियम और गाइनोसियम की बात करें तो दोनों हम लोग यहाँ पे सीखते हुए आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बता ही दिया है, ठीक है। फ्लावर में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कौन कौन से टॉपिक हैं जो टच करने हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का सबसे फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कि अगर ये ना होता तो शायद फ्लावर हमको दिखता भी ना। दूसरा, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 प्रक्रिया हमको पढ़ना है। प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चर और कौन कौन सी घटनाएं यहाँ पे होंगी ये हमको देखना है। दूसरा, डबल फर्टिलाइजेशन देखना है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तीसरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ये आपको देखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ।
ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्या क्या टॉपिक हम टच करेंगे? एपोमेक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। ध्यान रखिएगा, एपोमेक्सिस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे न्यूक्लियस मिलते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे न्यूक्लियस मिलते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एम्ब्रियो ढेर सारे हों, जहाँ पे ढेर सारे एम्ब्रियो हों, ऐसे को क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। पॉली का मतलब ज़्यादा और एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी जितना तोड़ेंगे उतना ज़्यादा ये सरल हो जाती है, ठीक है। आइए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इस रिप्रोडक्शन में हमको इवेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं? रिप्रोडक्शन में हमको 3 चीज़ें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आइए देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन में हमको 3 चीज़ें पढ़ना है। एक पढ़ना है, क्या पढ़ना है? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन हमको पढ़ना है, ठीक है ना। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ना है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये हमको पढ़ना है, ठीक है ना। इसके बाद क्या पढ़ना है?